हाय दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं टिपिकल एनिमल सेल यानी यूकैरियोटिक सेल ये होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स का कौन कौन सा फंक्शन होता है, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। जो एनिमल सेल है ये प्लांट सेल से डिफरेंट होता है, प्लांट सेल से डिफरेंट होता है। और मैं अपने पिछले वीडियो में आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में भी बता चुका हूँ डिटेल में। तो ये यूकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोट मीन्स मैं आपको बता चुका हूँ कि यू का मतलब ट्रू होता है और कैरियन मतलब न्यूक्लियस, जिसमें कैसा न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस, सत्य न्यूक्लियस पाया जाए। जो इसमें आपको विजिबल हो रहा होगा, दिख रहा होगा, क्या न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। न्यूक्लियस इनवेलप जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, है ना। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने चाहेंगे। देखिए, क्या इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। एक्चुअली में जो ये सेल्स होते हैं इनमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। लगभग ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट्स होते हैं इसमें, कुछ को छोड़कर। जैसे कुछ जैसे प्लास्टिड जैसे होता है, प्लास्टिड पाया जाता है प्लांट सेल में, जो हम लोग आगे चलकर बात करेंगे प्लांट सेल का नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ अगर हम देखें एनिमल सेल में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी ये क्या होता है, इसे प्लाज्मा लीमा भी कहा जाता है। हम तो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा लीमा होता है, या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी इसे कहते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसके बाद बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स इसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे, लाइक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ग्रेन्यूल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके बाद साइटोप्लाज्म है, गोल्जी ऑपरेटस है ना, और सेंट्रियोल है, लाइसोसोम है, प्लस राइबोसोम्स भी होता है। क्या राइबोसोम है ना। तो ये सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिनका एक पर्टिकुलर अपना अपना फंक्शन होता है। सेल ऑर्गेनल्स का क्या मतलब, कोशिकांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिकांग, कोशिका का अंग, है ना। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, जो है शारीरिक अंग होता है, बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, है ना। जैसे हाथ होते हैं, पैर होते हैं, है ना, आइज होते हैं। इनका अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है, सबका क्या होता है, अलग अलग फंक्शन होता है। उसी तरह से जैसे हम लोग माउथ के द्वारा खाना खाते हैं, आंखों के द्वारा देखते हैं, है ना, पैर्स के द्वारा चलते हैं, ठीक है। हार्ट का अपना अलग काम है, लंग्स का अपना अलग काम है। तो उसी तरह से सेम है, जो इसमें सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं कोशिका में, ये कोशिकांग होते हैं, यानी कोशिका के अंग होते हैं, और सबका अपना अपना अलग अलग क्या होता है, फंक्शन होता है। तो आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं। शुरू करते हैं हम। यूकैरियोटिक सेल है तो किससे शुरू करेंगे, न्यूक्लियस से ही शुरू करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इसीलिए इसे यूकैरियोट्स कहते हैं। और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होता है। क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। ये पोर सेमी परमेबल होता है। क्या होता है, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल का मतलब होता है अर्धपारगम झिल्ली, यानी इसमें से कुछ सबस्टेंस, यानी जो न्यूक्लियस को जरूरत है वो सबस्टेंस न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश करते हैं न्यूक्लियर पोर द्वारा। इसके यानी जो केंद्रक में छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र के द्वारा क्या होते हैं, जिन सबस्टेंसों की, जिन पदार्थों को कि न्यूक्लियस की आवश्यकता होती है, वो पदार्थ एक्चुअली में किस में जाते हैं, न्यूक्लियस में जाते हैं। यानी जिसे अलाउ करता है, क्या करता है, अलाउ करता है। मैंने क्या कहा, सेमी परमेबल होता है, अर्धपारगम झिल्ली होता है, जिनके लिए अलाउ करता है केवल वही जा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें क्रोमैटिन मटेरियल भी पाया जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल इसमें पाया जाता है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर होता है जो सेमी परमेबल होता है, यानी इसमें जिसको ज़रूरत होगा, यानी जो आवश्यकता होगी उस हिसाब से इसमें सबस्टेंस जाते हैं। इसके अलावा इसमें क्रोमैटिन मटेरियल होता है। क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, एक्चुअली में ये जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है।
और इसे हम डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए। डीएनए के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल ही क्या होता है? अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या करता है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। जैसे ये सेल है, तो एक अगर नया सेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, इससे नया सेल बनेगा, तो उसमें जो भी कैरेक्टर्स इसके हैं उन कैरेक्टरों को ले जाने का काम करेगा, ट्रांसफर करने का काम करेगा। और ये चीज़ एकदम क्लियर समझिएगा कि एक सेल में, बॉडी के एक सेल में जो डीएनए मटेरियल है वही सेम टू सेम बॉडी के ऑल ओवर सेल में होगा, यानी पूरे सेल में वही मटेरियल होगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं, है ना। न्यूक्लियर पोर होता है और न्यूक्लियोलस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, यानी ये न्यूक्लियस को नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है? नियंत्रित करने का काम करता है। तो न्यूक्लियस में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। न्यूक्लियस को हम हार्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ द सेल, यानी न्यूक्लियस के द्वारा ही पूरे सेल को कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है कि न्यूक्लियस क्या होता है? पूरे सेल का क्या होता है? ब्रेन होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है, यानी पूरे सेल्स के ऑर्गेनल्स को, जो सेल्स ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, सबको ये कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट, सेंट्रियोल आपको दिखाई दे रहा होगा। सेंट्रियोल क्या होता है? सेंट्रियोल एक्चुअली में करता क्या है? सेल डिवीजन के दौरान जो कोशिका विभाजन करता है, तो उस समय ये क्या करता है? स्पेंडल फाइबर्स का निर्माण करता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन में बहुत अधिक क्या होता है? हेल्प मिलता है क्रोमोसोम के बंटने और सारी चीज़ों होने में। यानी मीन्स ये सीधा आप समझिएगा कि जो सेंट्रियोल होता है एक्चुअली में क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स पाया जाता है। उसके बाद में अगर हम बात करें आगे चल के, तो दो तरह का इसमें क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। अंतःस्रावित जलिका इसे कहा जाता है। कितने तरह के होता है? दो तरह का होता है। एक क्या होता है? रफ होता है और दूसरा स्मूथ होता है, यानी एक खुरदुरा और दूसरा चिकना, यानी एक झुर्रीदार यानी खुरदुरा और एक क्या होता है? स्मूथ यानी चिकना होता है। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली में ये क्या करता है? सेल डिवीजन के दौरान जब सेल डिवीजन होता है, तो न्यूक्लियस जब बनता है, तो उस समय क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों, मैं आपको केवल एक तरफ दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में, बट क्या होता है ये कि ये न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाता है, हर तरफ पाया जाता है, और ये एक नेटवर्क यानी एक जाल बना के रखता है ना। क्या करने के लिए? न्यूक्लियस को बीचों बीच में रखने के लिए। क्या करने के लिए? सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसको? न्यूक्लियस को। क्या करने के लिए? बीचों बीच में रखने के लिए, है ना। उसके बाद हम बात करें गाल्जी ऑपरेटस की। किसकी? गाल्जी ऑपरेटस। तो गाल्जी ऑपरेटस क्या होता है? इसे गाल्जी काय भी कहा जाता है, गाल्जी बॉडी भी कहा जाता है, और इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, है ना। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या होता है? एक्चुअली में सभी लोग जानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो होता है वाइट ड्रेस में होता है और चौराहे पे खड़ा रहता है और यातायात के वाहन को नियंत्रित करने का काम करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगर वो बाय द वे ना हो, अब तो भाई चलिए हर चौराहे पे लगभग सिग्नल लग गए हैं, बट क्या है? ये जो होता है ट्रैफिक पुलिस, ये नियंत्रित करने का काम करता है। वहाँ पे क्या करता है? यातायात वाहनों को नियंत्रित करता है। उसी तरह सेम एज इसका भी काम होता है। ये क्या करता है? पूरे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं या सेल को कौन कौन से सबस्टेंस चाहिए, है ना, उस हिसाब से क्या करता है? ये नियंत्रित करने का काम करता है सारी चीज़ों को, इसीलिए इसका नाम दिया गया द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, है ना। लाइसोसोम को कहते हैं सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, यानी सेल का सोसाइटल बैग होता है। ये क्या? जो इसके खुद के यानी जो भी सेल ऑर्गेनल्स है ना, मीन्स नॉन फंक्शनेबल होते हैं, इनको ये क्या करता है? जो है मारने का काम करता है, इन्हें यानी मतलब उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है। यह कहा जाता है डाइजेस्टिव बॉडी ऑफ द सेल, है ना। उनको क्या करता है? उस पर एंजाइम डालता है और जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो जाता है ना। इसे हम डाइजेस्टिव बॉडी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम माइटोकॉन्ड्रिया की,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है, दानेदार स्ट्रक्चर होता है और इसे पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का ये क्या होता है? पावर हाउस होता है। क्यों पावर हाउस होता है? पावर हाउस एक्चुअली में हम कहते किसे हैं, जहाँ बिजली घर होता है तो जहाँ से बिजली सप्लाई होती है, यानी लाइट जो होता है वो सप्लाई होता है, तो उसे बोला जाता है क्या? पावर हाउस। क्या बोला जाता है? पावर हाउस। तो क्या ऐसा भी कुछ इसमें हो रहा है कि लाइट वाइट का सप्लाई हो रहा है? नहीं, यहाँ क्या होता है, ये जब हम जैसे भोजन लिए, ग्लूकोज हमें मिला और उसके बाद में हम रिस्पिरेशन किए यानी सांस लिए तो हमें ऑक्सीजन मिला, है ना। तो ये फूड को जो हमने लिया है ग्लूकोज, उसको और प्लस ऑक्सीजन को मिला के ऑक्सीडेशन करवाने में मदद करता है, यानी ऑक्सीडेशन करवाता है फूड का और किसका, जो है ऑक्सीजन को, दोनों को के साथ क्रिया करवाने में मदद करता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में क्या करता है, एनर्जी को प्रोडक्शन करवाने में मदद करता है। तो एनर्जी को प्रोड्यूस करवा रहा है, इसलिए इसी का नाम दिया गया क्या, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या दिया गया? पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी ऊर्जा गृह। क्या कहा गया? ऊर्जा गृह, है ना। अब इनकी अगर संख्या की बात की जाए, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, है ना, इनकी अगर संख्या की बात की जाए, इनकी कितने नंबर में ये पाए जाते हैं, तो वो सेल के अकॉर्डिंग होते हैं। किसके? सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग इनका नंबर होता है, यानी जितना जिस तरह से फंक्शन होगा सेल का फंक्शन होगा, उस तरह से इसके क्या होंगे, जो है नंबर होंगे सेल में। तो सारे सेल ऑर्गेनल्स, जो भी सेल ऑर्गेनल्स इसमें पाए जा रहे हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स का अपना अपना क्या होता है, एक रोल होता है। जैसे ग्रेन्यूल्स होता है, तो ये ग्रेन्यूल्स क्या हो सकता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स हो सकता है, इसमें इंजाइम्स हो सकते हैं, ये ग्रेन्यूल्स के यानी दाने के रूप में पाया जाता है। और राइबोसोम्स जो होता है, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है। क्या करने में? प्रोटीन सिंथेसिस करने में मदद करता है। तो राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो ऐसे मीन्स साइटोप्लाज्म में भी पाए जा सकते हैं, साइटोप्लाज्म में भी कहीं भी पाए जा सकते हैं, यानी कोशिका द्रव्य में ये राइबोसोम्स पाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी लगे होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी लगे होते हैं। और एक सेल ऑर्गेनल्स मिस हो रहा था, क्या? आरएनए। क्या? आरएनए, है ना, आरएनए। देखिए आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। देखिए डीएनए, थोड़ा सा मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा आपको, डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यानी डीएनए को डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? डीऑक्सी मतलब बगैर ऑक्सीजन के, क्या? राइबोज, यानी शर्करा। कैसा शर्करा है इसमें? बगैर ऑक्सीजन वाला, है ना, डीऑक्सी राइबोज। और न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? एसिडिक फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में? एसिडिक फॉर्म में पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये होता कैसा है? डीऑक्सी होता है। क्या होता है? डीऑक्सी होता है राइबोज। क्या होता है? राइबोज होता है, डीऑक्सी राइबोज, है ना। न्यूक्लिक, कैसा? न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मतलब बगैर ऑक्सीजन के, राइबोज यानी शर्करा, और न्यूक्लियस में पाया जाता है ये, और एसिडिक होता है। कैसा होता है? एसिडिक, इसीलिए इसे कहा जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स, है ना। किसे? डीएनए को बोलते हैं, और ये एक्चुअली में क्रोमैटिन मटेरियल होता है। इसके अलावा यानी अनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए की बात किया जाए। अब आप कहेंगे सर आरएनए को क्यों राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है? तो राइबोज यानी शर्करा होता है ये, न्यूक्लिक एसिड। अभी आप कहेंगे सर आरएनए तो साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, तो इसे क्यों न्यूक्लिक एसिड कहा गया? इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन डीएनए से ही होता है। यानी आरएनए का फॉर्मेशन किससे होता है? डीएनए से फॉर्मेशन होता है। आरएनए किससे बनता है? डीएनए से बनता है। तो जब न्यूक्लियस में डीएनए पाया जा रहा है तो न्यूक्लियस से ही इसका प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और एक्चुअली में आरएनए जो है न्यूक्लियस में भी पाया जा सकता है, और कहाँ पाया जा सकता है? साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है ना। तो आई होप आप
लोग सारा स्ट्रक्चर इसका जो है वो समझ पाए होंगे। और उसके बाद में और डिटेल में हम लोग इसके सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम बात करेंगे आगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, ये भी क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है। ये सबस्टेंसों को बाहर ले जाने और लाने में मदद करता है। किस तरह से करता है ये सारा चीज़ हम समझ पाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये लगभग सभी यूकैरियोटिक सेलों में पाया जाता है, बट एक्सेप्ट मेच्योर आरबीसी ऑफ मैमल, एक्सेप्ट कैमल, है ना। ये मेच्योर आरबीसी यानी मैमल के मेच्योर आरबीसी में पाया जाता है। किस में छोड़कर, केवल कैमल यानी ऊंट के आरबीसी में नहीं होता है, बाकी पाया जाता है। बाकी जितने भी आरबीसी होते हैं मैमल्स के उसमें नहीं पाया जाता है ना। और बाकी सभी सेलों में, सभी यूकैरियोटिक सेलों में ये पाया जाता है। इसकी अगर बात किया जाए तो हमारे स्पर्म सेल में भी पाया जाता है मिडिल पीस पे, और जो क्या करता है, स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए जो है एनर्जी देने का काम करता है। ठीक, तो ये चीज़ें होती हैं। तो आप लोग यहाँ थोड़ा इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी चीज़ें सेल में पाई जा रही हैं, यूकैरियोटिक सेलों में पाई जा रही हैं, यानी ऑल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स सभी किस में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेलों में पाई जाती हैं। किस में पाई जाती हैं, यूकैरियोटिक सेल में जो है उपस्थित होती हैं। तो आई होप आप लोग इसका स्ट्रक्चर समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो इसी लेसन से होगा, और किससे होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी जो आपका दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फुल डिटेल में बात किया जाएगा, है ना। फुल डिटेल में एक एक सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।